चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा लेक्चर वर्क पॉवर का। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इन सब की यूटिलिटी क्या होती है, इन सब की यूटिलिटी क्या होती है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बेटे जहाँ पे फोर्स जीरो होगी उसको लेंगे इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा लेफ्ट राइट हर जगह शिफ्ट करते हैं वापस आता है उसको लेंगे स्टेबल। अगर हल्का सा शिफ्ट करते हैं वापस नहीं आता उसे बोलते हैं अनस्टेबल। अगर हल्का सा कहीं आसपास शिफ्ट करते हैं वहीं पे रुक जाता है, हल्का सा शिफ्ट करना है वेलोसिटी के साथ नहीं, तो उसे लेंगे न्यूट्रल। एक चौथा भी होता है नाइदर स्टेबल नॉट अनस्टेबल, तो उसको भी देखेंगे बेटा वेट से स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए बेटा ये मैंने गलत जगह मार्क कर दिया है, बेटा ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। यहाँ पे फोर्स जीरो है, अल्फा बीटा गामा पे फोर्स जीरो है, तो जहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगी वो स्टेबल होगा। क्यों? इसके राइट साइड पे फोर्स नेगेटिव है, तो यहाँ पे फोर्स जीरो, इसके राइट साइड पे फोर्स नेगेटिव है, फोर्स नेगेटिव मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो पार्टिकल वापस आ जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करते हैं थोड़ा लेफ्ट साइड पे, तो स्लोप है पॉजिटिव, सॉरी बेटा स्लोप नहीं, यहाँ पे वो पोटेंशियल के ग्राफ में देखेंगे। इसके इस साइड जाते हैं फोर्स है नेगेटिव, इस साइड में इसके इस साइड जाते हैं फोर्स है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इस साइड, नेगेटिव का मतलब इस साइड। तो fx ग्राफ में यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगी, जहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगी वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, इस पॉइंट पे इसके राइट साइड पे फोर्स पॉजिटिव है तो सेट शिफ्ट करेंगे, पार्टिकल राइट साइड में जाएगा। इसके लेफ्ट साइड पे फोर्स नेगेटिव है, पार्टिकल साइड में जाएगा, ये होगा अनस्टेबल। इसके इस साइड में फोर्स पॉजिटिव है, पार्टिकल साइड आएगा, इसके राइट साइड पे फोर्स नेगेटिव है, पार्टिकल ऑपोजिट साइड आएगा। तो अल्फा इज स्टेबल, बीटा इज unstable, beta is unstable and gamma is stable, तो एक काम करते हैं, अगर ये ग्राफ एसिम्प्टोटिक है, फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ, अगर फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ ऐसे है, एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट पे फोर्स जीरो है, तो ये होगा न्यूट्रल। अब देखते हैं एक और ग्राफ आता है, तो फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ में जहां पे भी रूट्स आएंगी डिस्क्रिमिनेंट रूल साइन के साथ, जहाँ पे भी रूट्स आएंगी फंक्शन साइन चेंज करेगा, वहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल होगा। बट जहाँ पे भी रूट्स आएंगी फोर्स जीरो है, वो जरूरी नहीं कि स्टेबल या अनस्टेबल हो। अगर फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ ऐसे है, तो रूट की कंडीशंस डिस्क्रिमिनेंट रूल ऑफ साइंस पे फंक्शन कहीं पे साइन चेंज करता है, कहीं पे नहीं करता है। जहाँ पे साइन चेंज करेगा वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। फंक्शन यहाँ पे साइन चेंज नहीं करता है। तो इसके इस साइड पे राइट साइड पे फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, इसके लेफ्ट साइड पे फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। तो
अगर यहाँ से ऐसे ही रहेंगे पार्टिकल वापस आएगा, यहाँ पे ऐसे लेके जाएंगे पार्टिकल उसे चल जाएगा। तो इसका मतलब पार्टिकल को यहाँ पे लेंगे तो ये वापस आ जाएगा, पार्टिकल को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर ही चला जाएगा। तो इधर शिफ्ट करके वापस आएगा, स्टेबल का बिहेवियर दिखाएगा, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे वापस नहीं आएगा, अनस्टेबल का बिहेवियर दिखाएगा। तो इसे नाइदर स्टेबल नॉट अनस्टेबल, नाइदर स्टेबल नॉट अनस्टेबल। तो इक्विलिब्रियम चार टाइप्स के होते हैं, इक्विलिब्रियम चार टाइप्स के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल और नाइदर स्टेबल नॉट अनस्टेबल, नाइदर स्टेबल नॉट अनस्टेबल। तो एक काम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिर से दे रहा हूँ, हमें कोई एप्लीकेशन मिल जाएगा देखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूँ यहाँ पे। मेरी एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, ये वाई एक्सिस है वर्टिकल। जी ऐड कर रही है यहाँ पे, ये चार्ज प्लस क्यू फिक्स्ड है, ये चार्ज प्लस क्यू फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स्ड है। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, y इज इक्वल टू, बेटे ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस a, y इज इक्वल टू a बाय रूट 2 पे चार्ज रखा हुआ है जिसका मास है m और चार्ज है q, जिसका मास है the charge q of mass m is in equilibrium at shown position. Find the nature of इक्विलिब्रियम की नेचर निकालते हैं। तो इक्विलिब्रियम की नेचर निकालते हैं। अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पता है इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो बेटा ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड है, दिस इज फ्री टू मूव ऑन y एक्सिस वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये डायरेक्शन है। तो इस पे एक फोर्स होगी, इन दोनों के से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक होगी mg, तो दोनों बैलेंस कर रहे हैं, दोनों बैलेंस कर रहे हैं। तो ये इक्विलिब्रियम है। तो अगर थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं तो कैसे जाएगा, थोड़ा नीचे लेके जाते हैं तो कैसे जाएगा, ये देखना है हमको और बताना है स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, नाइदर स्टेबल नॉट अनस्टेबल। न्यूट्रल तो होगा ना, वो तो राशि से बात है क्योंकि ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं, एनर्जी तो सेम रहेगी बट इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं होगी। फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये क्वेश्चन है, ये चार्ज q, ये q, ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पे जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मैक्सिमम, मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एट व्हाट डिस्टेंस, e बाय रूट 2, ये याद करने के लिए बोला था। मैक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे आएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इनफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, जीरो टू जीरो जाएगी तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी, जो पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सही मैक्सिमम या मिनिमम बनता है, वो हमें सबको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, तो ये बिल्कुल ए बाय रूट में पड़ा है, तो इस पे एक फोर्स आएगी mg, इस पे एक फोर्स आएगी mg और एक फोर्स आएगी e। तो इसका मतलब इसके नीचे जाएंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो इस पोजीशन के नीचे भी जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इस पोजीशन के ऊपर भी जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो इसे जरा नीचे शिफ्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड mg के बराबर है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड mg के बराबर है, थोड़ा नीचे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड mg से कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड mg से कम हो जाएगी तो वापस नीचे आ जाएगा,
तो नीचे शिफ्ट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से कम हो जाएगी तो वापस नीचे से पोजीशन पे आएगा। तो ऊपर लेके जाएंगे तो स्टेबल की तरह बिहेव करेगा, इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये वापस आएगा, इसे नीचे शिफ्ट करेंगे तो ऐसे चला जाएगा। ऊपर से स्टेबल का बिहेवियर दिखाएगा, नीचे लेके जाएंगे अनस्टेबल का बिहेवियर दिखाएगा। तो ऊपर अनस्टेबल, स्टेबल, नीचे अनस्टेबल नहीं बोल सकते, तो इक्विलिब्रियम इज नाइदर स्टेबल, इक्विलिब्रियम इज नाइदर स्टेबल nor unstable. Equilibrium is neither stable nor unstable. तो बेटा पोटेंशियल ग्राफ्स देखते हैं, पोटेंशियल ग्राफ्स देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो पोटेंशियल जी में बाकी एप्लीकेशंस के लिए। तो the potential energy of a particle that can move along x-axis is given by बड़े पोटेंशियल जी और एक्स एक्स का ग्राफ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। बेटे यहाँ पे ये टर्मिनल टाइप है, ऊपर बढ़ के कांस्टेंट आ रहा है, ऊपर बढ़ के कांस्टेंट आ रहा है, ये है डेल्टा। तो लोकेट पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, लोकेट पॉइंट्स ऑफ locate points of equilibrium, locate points of equilibrium, locate points of equilibrium and their nature and their nature। तो फोर्स कितनी होती है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्स कितनी होगी, माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। तो नेगेटिव ऑफ स्लोप हर पॉइंट पे फोर्स बताइए, नेगेटिव ऑफ स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप जीरो, यहाँ पे स्लोप जीरो, यहाँ पे सब पॉइंट्स पे जीरो, तो ये सारे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम्स हैं। तो ये सारे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि आसपास इक्विलिब्रियम के आसपास वाले पॉइंट इक्विलिब्रियम के होंगे तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल लीस्ट है, पोटेंशियल हाईएस्ट है, पोटेंशियल लीस्ट है, तो पोटेंशियल लीस्ट है तो स्टेबल होगा, पोटेंशियल हाईएस्ट है तो अनस्टेबल होगा, पोटेंशियल लीस्ट है तो स्टेबल होगा। अब कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जीरो है, इसके इस साइड यू की स्लोप नेगेटिव है, यू की स्लोप नेगेटिव है, फोर्स की स्लोप, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो यहाँ पे इस ग्राफ की स्लोप है नेगेटिव, तो फोर्स आएगी पॉजिटिव। तो इसके इस साइड फोर्स पॉजिटिव है, इस साइड यहाँ पे स्लोप है नेगेटिव, तो फोर्स कितना होगा, नेगेटिव ऑफ स्लोप, नेगेटिव साइड। तो इसके इस साइड फोर्स की डायरेक्शन ये स्टेबल आएगा। यहाँ पे देखते हैं फोर्स जीरो है, इसके इस साइड ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है, फोर्स होगा नेगेटिव, फोर्स होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे फोर्स आएगी इस साइड, इसके इस साइड स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स होगी पॉजिटिव, इसके इस साइड स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स होगी पॉजिटिव, इसके इस साइड स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स होगी नेगेटिव। तो ये इक्विलिब्रियम आएगा स्टेबल, ये आएगा अनस्टेबल, ये आएगा स्टेबल, इसके इस साइड बेटे सारे आएंगे न्यूट्रल, इसके इस साइड सारे आएंगे न्यूट्रल। अब मुझे कोई बताएगा कि पोटेंशियल ग्राफ में, पोटेंशियल ग्राफ में नाइदर स्टेबल नॉर अनस्टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे। फोर्स में तो देख लिया था, साइन में चेंज करेगा, फोर्स में तो देख लिया था, साइन में चेंज करेगा, नाइदर स्टेबल नॉर अनस्टेबल, इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे। एक बार इसको जस्ट ट्राई कीजिएगा, एक बार इसको जस्ट ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है।
the potential energy of a particle, the potential energy of a particle that can move along x-axis, that can move along x-axis is given by u is equal to x minus 4 joules. A particle is released at x equal to 0 at rest. Find the minimum time taken by particle to reach x is equal to 4 meter. Mass of particle is equal to m. पार्टिकल का मास है m. तो x into इसको लेबल कीजिएगा. एक पार्टिकल एक्स पर मूव कर सकता है, उसकी पोटेंशियल ये दी हुई है x into x minus 4. तो उस पार्टिकल को x equal to 0 पे रिलीज किया, x equal to 0 पे रिलीज किया, तो x equal to 4 तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? x equal to 4 तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? टेक 2-3 मिनट्स, सिंपली सॉल्व इट. बेटा फोर्स देख लेते हैं, फोर्स का ग्राफ देख लेते हैं. ये कितना आएगा? ये आ जाएगा x के माइनस 4x, f आएगा माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा x. तो कितना आ जाएगा? माइनस 2x प्लस 4. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. 4 मीटर स्क्वायर. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. फोर्स वर्सेस x ग्राफ. ये x, ये f. तो बेटा कितना आ जाएगा? माइनस 2x प्लस कितना आ जाएगा? माइनस 2x प्लस 4. तो x इज इक्वल टू 2k. रूट आएगी, स्लोप हर जगह नेगेटिव है, इस टेबल में आएगा. अब देखिए ये एसचेम है, फोर्स वर्सेस x ग्राफ में स्लोप नेगेटिव हो और लाइन स्ट्रेट हो. तो ये एसचेम है, कौन से पॉइंट पे हो? x इक्वल टू 2k नॉट. तो x इक्वल टू 2k. मेन पोजीशन है x इक्वल टू 2k. मेन पोजीशन है x इक्वल टू 0 पे. इस पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी से रिलीज किया गया. तो ये एस्यूम करेगा इसके बोर्ड मेन पोजीशन पे. तो जहां पे 0 वेलोसिटी से रिलीज किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा वो एक्सट्रीम पोजीशन है. ये आएगी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन. तो राइट एक्सट्रीम पोजीशन मेन पोजीशन की ओर सिमेट्रिक होगी. तो ये कहां पे जाके रुकेगा? x इक्वल टू 4. तो x इक्वल टू -1 पे छोड़ दें, तो x इक्वल टू 5 पे जाएगा. तो ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी. ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं. तो पोटेंशियल से सीधे दिया जाता है. तो टाइम कितना लगेगा? तो अपन को क्या निकालना है? टाइम पीरियड. तो f वर्सेस x ग्राफ में बेटा स्लोप कितनी आएगी? f वर्सेस x ग्राफ में तो f by m कितना आएगा? a कितना आता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर x. तो इसका मतलब स्लोप कितनी आएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ स्लोप कितनी आएगी?
तो बेटा f फर्स्ट f कितना आएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, तो kx नहीं लेना है, k स्प्रिंग कांस्टेंट भी मान सकते हो, तो m ओमेगा स्क्वायर लेना स्लोप माइनस m ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे स्लोप कितनी आएगी बेटा, स्लोप कितनी आएगी -2, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर will be equal to 2 ओमेगा स्क्वायर will be equal to 2 by m और ओमेगा will be equal to अंडर रूट 2 by m, तो बेटा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बेटा 2 पाई बाय t, ये कितना आ जाएगा 2 पाई बाय t, तो t कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m by 2, तो आंसर कितना आएगा हाफ टाइम पीरियड, आंसर कितना आएगा हाफ टाइम पीरियड। अब अगर ये पूछ लेंगे यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, तो क्वेश्चन से कीजिएगा एफिशिएंट इक्वल टू v max कितना आएगा ओमेगा इनटू l, तो ये क्वेश्चन आता है, ये सिर्फ क्वेश्चन के क्वेश्चन होते हैं, तो पोटेंशियल से किए जा सकते हैं, पोटेंशियल से सीधे किए जा सकते हैं। बेटा इसके बाद हमें इस आता है हाउ टू चेक वेदर फोर्सेस आर कंजर्वेटिव और नॉट, हाउ टू चेक, how to check forces are conservative or not, तो हमारे सिलेबस का जो मेथड है वो कुछ इस तरह का है बेटा, फर्स्ट all central forces are कंजर्वेटिव, जो हमारे सिलेबस का मेथड है बेटा, मेथड बेसिकली क्या है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक सारे पास से अगर वर्क डन सेम आएगा तो ये कंजर्वेटिव है, तो ये फोर्स कंजर्वेटिव है, किसी भी फोर्स का वर्क ए से बी तक हर पास से सेम आएगा, तो हर पास से इंटीग्रेट करके नहीं निकाल सकते, आप 2-3 पास से निकाल सकते हो, तो कोई एक पास हो सकता है जिसमें सेम ना है, तो अगर 2-3 पास से वर्क सेम बता देते हो, अब ये नहीं हो सकता ये भी कंजर्वेटिव क्योंकि आपने सबसे चेक नहीं किया है, तो मेथड पॉसिबल नहीं है, वो थ्योरेटिकल मेथड है, तो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। सेकंड मेथड है any vector if any vector A if delta cross A is 0 is called conservative, तो डेल्टा क्रॉस ए का मतलब क्या होता है, ये डेल्टा वेक्टर होता है I डेल्टा बाय डेल्टा x प्लस j डेल्टा बाय डेल्टा y प्लस k डेल्टा बाय डेल्टा z, डेल्टा वेक्टर आएगा इतना, तो डेल्टा क्रॉस ए, तो डेल्टा क्रॉस बेटा इसको हमें लिखना कैसे है, आई कैप जे कैप के कैप डेल्टा बाय डेल्टा एक्स डेल्टा बाय डेल्टा वाई डेल्टा बाय डेल्टा जेड, यहाँ पे लिखते हैं लेट ए वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसको लिख देते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, अगर ये 0 के बराबर आया तो ये वेक्टर कंजर्वेटिव है, नहीं तो नहीं, ये हमारे सिलेबस का मेथड नहीं है, हमारे सिलेबस में जनरली इतने से कम चल जाता है जो भी क्वेश्चंस आते हैं, बट कुछ टेस्ट में लोग क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें वो तरीका नहीं होता है, तो हम ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का मेथड देख लेते हैं। डेल्टा क्रॉस एफ अगर 0 होगा तो एफ कंजर्वेटिव है, तो एफ कंजर्वेटिव। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी टाइम इंडिपेंडेंट फोर्स जो हमेशा एक सिंगल पॉइंट की तरफ पॉइंट करती है, तो whenever a time independent force is always directed to a point or directed away from that point, that force is called central. Central हमने ग्रेविटेशन पढ़ी, ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रल होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अगर एक चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा है तो सेंट्रल है, तो वो सेंट्रल है। अब सेंट्रल फोर्स का सम जर्मनी की सेंट्रल फोर्स का सम जर्मनी की सेंट्रल हो, तो सारी सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होती है, बट सारी कंजर्वेटिव सेंट्रल नहीं होती, सारी सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होती है। तो बेटा एक प्लैनेट पे
सन का फोर्स से लेंगे कंजर्वेटिव आएगा, एक प्लैनेट पे सन की फोर्स और सारी फोर्स बना लेंगे, वो सेंट्रल नहीं बनेगी, वो सेंट्रल नहीं बनेगी। तो बेटा जैसे कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, यहाँ पे a force F acting on a particle is given by, एक मेथड और है जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, एक मेथड और है वो हमने क्लास में डिस्कस किया था, वर्क जब पाथ एलिमेंट होगा, वर्क निकालने के लिए अगर पाथ की इक्वेशन की जरूरत नहीं है तो बेटा खुद से कंजर्वेटिव है, तो केस ट्रिवियल है, बहुत आराम से दिख जाता है। तो मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एक एक दो करके लिख देता हूँ। ए फोर्स F acting on a particle is given by this F is equal to A बेटा I cap plus J cap plus K cap, इसको इस तरह से लिख देता हूँ, x minus x naught I cap plus y minus y naught J cap plus z minus z naught K cap divided by x minus x naught whole square plus y minus y naught whole square plus z minus z naught whole square। ये f है, x square I cap plus y cube J cap plus z is for K cap। फिर ये दोनों कंजर्वेटिव होंगे या नहीं होंगे? फोर्स इज गिवन बाय, check whether these forces are conservative or not। इतना टाइम दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। तो बेटा इस फोर्स को देखते हैं, ये एक पोजीशन वेक्टर है, तो फोर्स को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखो, पहले का बेटा x minus x naught, तो ये कोई भी पॉइंट है x naught y naught z naught, ये कोई भी पॉइंट है x y z, इसको लेते हैं a, इसको लेते हैं p, बेटा ये पोजीशन वेक्टर लेते हैं r, ये पोजीशन वेक्टर लेते हैं r। तो पहले में
एफ को लिखते हैं पहले में, एफ को लिखते हैं पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। एफ कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा ए पोजीशन वेक्टर बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये पार्टिकल कहीं पे भी मूव करता है, ये एक फिक्स पॉइंट ए है, पी एक पार्टिकल है जो कहीं पे भी मूव करता है, इसमें फोर्स हमेशा बेटा किसके अराउंड है, पोजीशन वेक्टर, इसमें फोर्स हमेशा किसके अराउंड है, पोजीशन वेक्टर। तो दिस फोर्स इज ऑलवेज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम फिक्स पॉइंट ए। तो इसका मतलब this force is always directed away from fixed point A. If any forces which is time independent, टाइम नहीं आना चाहिए, पोजीशन में आना चाहिए। अगर ये फोर्स हमेशा ए की तरफ पॉइंट करता है, ए से पॉइंट करता है, तो ये आएगा कंजर्वेटिव, ये आएगा कंजर्वेटिव। तो हम यहाँ पे नोट कर रहे थे इफ ए फोर्स टाइम इंडिपेंडेंट फोर्स, तो बेटा यहाँ पे इफ ए टाइम इंडिपेंडेंट फोर्स, इफ ए टाइम independent force is always directed towards or away from a fixed point O or fixed point O. The force is said to be central about O. The force is said to be central about O, and O is called center of force. And O is called center of force. From a fixed point O, the force is a central force. तो ध्यान रखना है सेंट्रल फोर्स, क्योंकि हमें ग्रेविटेशन पढ़ाई गई है, उसकी डेफिनेशन पढ़ाई गई है, तो सेंट्रल होगी तो कंजर्वेटिव है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कंजर्वेटिव है तो जरूरी नहीं कि सेंट्रल है। सेकंड को देखते हैं वर्क डन का बेसिक एग्जांपल होता है वर्क डन का। तो बेटा यहाँ पे एक्स स्केल, तो सेकंड को देखते हैं वर्क डन का जो एक्सप्रेशन होता है बेटा एफ डॉट डेस। तो एफ को जनरल फॉर्म में लिखते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल जब भी यहां से यहां पे जाएगा, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई जेड से लेके एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड प्लस डी जेड, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी बेटा एक्स वाई जेड से लेके एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड प्लस डी जेड, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट dx i cap plus dy j cap plus dz k cap। तो ये वर्क डन इस तरह से निकलेगा। इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा fx dx, तो ये आ जाएगा fx dx। ध्यान रखना पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं है, एग्जैक्ट है, पार्शियल का सिंबल ही लगा हुआ, प्लस fy dy प्लस fz dz। तो अगर fx xyz का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर fx xyz का फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में ऐसा लगेगा कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कभी नहीं, हो सकता है हम कभी नहीं, वो कई केसेस आते हैं। y के सामने dy के सामने अगर fy xyz का फंक्शन है तो फर्स्ट इंप्रेशन में लगेगा नहीं कि हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, थर्ड में लगेगा नहीं अगर fz xyz का फंक्शन है इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो अगर ये xyz का फंक्शन है तो अपन को yz को x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो ये पोर्शन इंटीग्रेट होगा। fy xyz का फंक्शन है तो x और z को y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे fz xyz का फंक्शन है, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो xy को z के टर्म्स में डालना पड़ेगा। तो xy को z के टर्म्स में डालना, xz को y के टर्म्स में डालना, yz को x के टर्म्स में डालना। इन सारे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ। तो इक्वेशन ऑफ पाथ की जरूरत पड़ेगी, तो इक्वेशन ऑफ पाथ की जरूरत पड़ेगी तो उसका मतलब हमें लगेगा कि ये नॉन कंजर्वेटिव है। हो सकता है कंजर्वेटिव भी हो, जरूरी नहीं है, बट एक चीज हम कंफर्म कह सकते हैं, अगर fx x का फंक्शन है, fy y का फंक्शन है, fz z का फंक्शन है, तो किसी पाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखते हैं, तो if fx is function of x, fy is function of y, fz is function of z, that force has to be conservative, that force has to be conservative। वो तो नहीं से देख सकते, उसके लिए कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है। if fx x component of force is function of x, fy is function of y, fz is function of z,
द फोर्सेस कंजर्वेटिव, द फोर्सेस कंजर्वेटिव। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के थे हमने। F is given by y I cap plus x j cap, y I cap plus x j cap. Check whether force is conservative or not. ये क्वेश्चंस पे काफी डिटेल्स में डिस्कस किए थे और बताया था यहाँ पर आपकी मैथमेटिकल टेंडेंसीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला कितना आएगा, वर्क डन कितना होगा f डॉट ds का इंटीग्रल। तो हमें चेक करना है कंजर्वेटिव नहीं है तो लोअर लिमिट अपर लिमिट बस निकालना नहीं है, कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं, ये आएगा y dx plus x dy। अब हमें साफ लगेगा जो मैं बात पहले कर रहा था, अब एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। हमें y को x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा और x को y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, बट हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी हुई है, वहां पे हमने कुछ टेक्निक्स देखी हुई हैं। इसको इंटीग्रेट करने की खास की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम सीधा लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dxy। dfxy कितना होगा, x dy plus y dx। तो बेटा इंटीग्रेट करने के लिए पाथ की जरूरत नहीं, तो आपको देखना है क्या देख सकते हो, इंटीग्रेट करने के लिए पाथ की जरूरत नहीं है, कोई कर्व की इक्वेशन की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा कंजर्वेटिव, ये क्या आ जाएगा कंजर्वेटिव, इसलिए कितना आ जाना है कंजर्वेटिव। तो ये कुछ फंक्शंस हैं आपको याद रहने चाहिए, dx के y बेटा ये कितना होगा 2x dxy plus x square dy। इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए तो बेटा ये जब भी आता है कि कुछ चीजें होती है आपको ध्यान से देखनी होती है। dx square y ये कितना होगा 2x dx into y plus x square dy plus x square dy। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एक फोर्स है, तो यहीं से एक एग्जांपल बना लेते हैं। अपने पास एक फोर्स है F है बेटा 2xy I cap प्लस x square j cap। अब दिखने में ये कंजर्वेटिव नहीं लग रही, क्योंकि I cap के सामने 2xy और उसके सामने मैंने आपको शुरू में बोला था, वहां पे जो भी कंजर्वेटिव चीज होती है वो सिमेट्रिक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये चेक करना है ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। चेक वेदर फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, चेक whether force is conservative or not। तो बेटा हम वर्क डन देख लेंगे, इंटीग्रेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे dx कैप प्लस dy j कैप आएगा, क्योंकि थर्ड पार्ट नहीं है वो जीरो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2xy dx प्लस x स्क्वायर dy। अब ये अगर आप ध्यान से कंपेयर करो, अच्छा x के आगे 2 ये y, तो ये आपको ध्यान से लग सकता है ये आएगा dx स्क्वायर y। तो बेटा पाथ की जरूरत नहीं है, बट अगर ऐसा ना कर पाओ तो फाइनली काम देख लेना, डेल्टा क्रॉस e को 0 करके चेक कर लेना कंजर्वेटिव है या नहीं है। वो एक ब्रह्मास्त्र है, उसको कभी भी यूज करके चेक कर सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी। तो अगर आपको डाउट है ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, अब डेल्टा क्रॉस ए से 0 करके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे अब दो क्वेश्चंस लेते हैं, बेटा वर्क डन पे फोर्स पे अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी है, वर्क डन पे फोर्स पे कुछ क्वेश्चंस बाकी है। if force F acts
on a particle, a force Fx on a particle, find work done by this force in moving particle from A to B along a circle with centroid origin and radius r. एक सर्कल है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये रेडियस है, तो बाकी बात देखने की जरूरत नहीं है। तो एक क्वार्टर ऑफ सर्कल है, ये क्वार्टर ऑफ सर्कल है, यहां से यहां तक मूव करना है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इफ फर्स्ट f इज इक्वल टू y I cap minus x j cap, y I cap minus x j cap, second f is equal to y I cap plus x j cap, y I cap plus x j cap। मेरे दोनों केस में निकालने हैं, दोनों केस में निकालने हैं। अब ध्यान रखना, ये कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव नहीं है। कंजर्वेटिव में तो किसी पास से ले जाओ, वर्क डन निकालना है। अगर कंजर्वेटिव पता चल गया, उसका बेनिफिट क्या है हमें ये देखना है। अगर कंजर्वेटिव पता चल गया, तुम कंजर्वेटिव निकाल क्यों रहे, तो किसी पास से अपने लिए एक इजी पाथ चूज कर सकते हो जिससे वर्क डन निकल जाए। बेटा आयुष कदम है क्या, बेटा आयुष है क्या, आयुष कदम? हाँ बेटा आज आ जाना शाम को। हाँ बेबी, मैं बताना भूल गया था, मैं एक्चुअली जल्दी में था घर, मुझे शाम को ख्याल आया क्लास के बीच में। छह बजे बेटा, 6 o'clock। तो बेटा पहला केस देखते हैं, y I cap minus x j cap। तो हमें ये वेक्टर्स को समझना कैसे है, बेसिक मैथ्स लगानी है बेटा। y I cap minus x j cap, x I cap plus y j cap के परपेंडिकुलर होता है, तो ध्यान रखना a plus ib और b minus ia म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट से जो भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आए वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमें ध्यान रखना है y I cap minus x j cap और x I cap plus y j cap म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। कुछ वेक्टर्स बड़े कॉमन रहते हैं जो वहां पे देंगे, वो आपके जान पहचान के वेक्टर्स ही होंगे जो इसको बहुत बार यूज करते हैं, वही देते हैं और थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं ताकि पहचान सको। ये एक सर्कल है बेटा, किसी भी पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर आएगा x I cap plus y j cap, ये आएगा x I cap plus y j cap, ये आएगा x I cap plus y j cap, ऐसे आएगा। अब माइनस y I cap, अब माइनस y I cap,
बेटा ये है y, ये डिस्टेंस है y, तो माइनस ये y i कैप, तो y i कैप ऐसे आएगा और माइनस एक्स जे कैप ऐसे आएगा, तो ये एक्स जे कैप ऐसे आएगा। तो ये इस वेक्टर ने आना है इस तरह से, इस वेक्टर ने आना है। तो बेटा हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये वेक्टर आएगा बेटा यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और ये वेक्टर वाई आई कैप और एक्स जे कैप ऐसे, इसको इस तरह से आना है। ये कैसे आएगा, y i कैप माइनस x j कैप, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि सब डिस्टेंस डॉट प्रोडक्ट कितना है x माइनस x 0। अब यहाँ पे क्वार्टर ऑफ सर्कल है, यहाँ पे क्वार्टर ऑफ सर्कल है, तो हर पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये फोर्स हमेशा टेंजेंट के अलाउंग है, तो ये फोर्स हमेशा टेंजेंट के अलाउंग है। तो जब भी आ रहे हो यहाँ पे हर पॉइंट पे फोर्स टेंजेंट के अलाउंग है, ये फोर्स टेंजेंट के अलाउंग है, तो ध्यान रखना फोर्स का जिस पाथ पे लेके जाते हैं, फोर्स का जिस पाथ पे लेके जाते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट की वजह से वर्क डन नहीं होता, टेंशन कंपोनेंट की वजह से वर्क डन होता है। अगर टेंशन कंपोनेंट यूनिफॉर्म है, टेंशन फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर रही है, अगर टेंशन फोर्स का टेंशन कंपोनेंट यूनिफॉर्म है तो वर्क डन आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल। बेटा हर छोटे पाथ पे FDL प्लस FDL प्लस FDL प्लस FDL फोर्स टेंशन है, तो cos 0 तो सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, उसको कॉमन ले लेंगे DL प्लस DL मैग्नीट्यूड, तो डिस्टेंस आ जाएगा। ध्यान रखना अगर फोर्स कांस्टेंट है, वर्क डन है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, अगर टेंशन फोर्स कांस्टेंट है, तो वर्क डन आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है y² प्लस x² अंडर रूट। तो यहाँ पे देखते हैं टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा x² प्लस y² अंडर रूट, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा r, दिस लोग ऑल पॉइंट्स पे x² प्लस y² बेटा सिंपलीफाई कर रहे हैं, तो इसका रेडियस कितना, डिस्टेंस कितना आ जाएगा r, तो बेटा एक और कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे वर्क, तो ये फोर्स इस तरफ है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट A ऐसे है और B ऐसे है, मैं लिखना भूल गया, अच्छा लिखा होगा वहां पे, मिटा दिए, A से B तक लेके जाना है, अगर ऐसे जा रहे हैं टेंशन फोर्स ऐसे वर्क डन पॉजिटिव आएगा, B से A तक लेके जाएंगे, क्वेश्चन कैसे लिखा मुझे याद नहीं, A और B यहाँ पे लिख दिया, ऐसे है तो वर्क नेगेटिव आएगा, तो मैं इस A से B तक ले लेता हूँ, इस A से B तक ले लेता हूँ, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस कितना आएगा 2πr/4, तो बेटा वर्क डन कितना आ जाएगा r इनटू πr/2, तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस πr²/2। अगर ऐसे लेके जाएंगे तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, अगर ऐसे लेके जाएंगे वर्क डन नेगेटिव आएगा। बेटा इस केस में देखते हैं xi कैप प्लस y कैप, बेटा ये पंगे वाला केस है, इसको जरा ध्यान से 2 मिनट के लिए देखो, क्योंकि xi कैप प्लस y कैप नहीं है, xi कैप प्लस y कैप होता तो वर्क डन 0 आ जाता, क्योंकि फोर्स नॉर्मल हो जाती है, बेटा xi कैप प्लस y कैप होता तो फोर्स नॉर्मल होती है इस बात पे, तो वर्क डन 0 हो जाता सीधा। अगर तीसरा क्वेश्चन डालता xi कैप प्लस y कैप तो वर्क डन 0 डाल देता, क्योंकि इस सर्कल पे जिसका ओरिजिन है xi कैप प्लस y कैप नॉर्मल आएगा पॉइंट पे, तो उसका वर्क डन नहीं आएगा, y कैप माइनस xi कैप ये हमेशा टेंशन आएगा, उसका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म रहेगा, तो इसका वर्क डन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन फोर्स इनटू डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये करना है y कैप प्लस xi कैप, इसको निकालना है, ये अब कैसे आएगा ये तो मुझे नहीं पता है, मैं हल्का सा डिस्कस करता हूं इसको। बेटा जितना मुझे समझ में आता है मैं उतना कर देता हूं, उस समझ से मैं आगे कितना कर पाऊंगा मुझे खुद नहीं पता है। बेटा ये लेते हैं, ये कोई भी पॉइंट है x y, ये आएगा x और ये आएगा y, तो xi कैप प्लस yj कैप, बेटा y छोटा आएगा तो ये वेक्टर ऐसे आएगा, ये वेक्टर आएगा ऐसे, ये xi कैप प्लस yj कैप, अब y कैप बेटा छोटा आ जाएगा, तो अगर ये xi कैप प्लस yj कैप है तो अपन xj कैप, बेटा ये वेक्टर आएगा xi कैप प्लस yj कैप, और ये वेक्टर आएगा yi कैप प्लस xj कैप, यहाँ पे दोनों वेक्टर्स, तो xi कैप प्लस y कैप अगर सभी पाथ लेके जा रहे हैं नॉर्मल है तो ये नॉर्मल नहीं होगा, ये नॉर्मल नहीं होगा,
एक्स आई कैप प्लस वाई कैप ये नॉर्मल नहीं होगा। तो यहाँ पे फोर्स के एक्सप्रेशंस क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इफ यू कैन आइडेंटिफाई फोर्सेस सेंट्रल, इफ यू कैन आइडेंटिफाई फोर्सेस कंजर्वेटिव, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखना है, इफ वी कैन आइडेंटिफाई दैट फोर्सेस कंजर्वेटिव, तो बेटा ये इसका वर्क डन कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, तो ये कितना आ जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो ये कितना आ जाएगा डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई, तो पाथ इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या है पाथ इंडिपेंडेंट है, तो आप सीधा ही कर लो। अगर हमने ये मैसेज देख लिया तो बेटा इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ से यहाँ तक, इसको कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है ए टू बी, तो वर्क डन कितना आ जाएगा ए टू बी। अब इसमें लिमिट्स कैसे डालनी है बेटा, लिमिट एक्स वाई की पड़ेगी, लिमिट एक्स वाई की पड़ेगी, ध्यान रखना। यहाँ पे एक्स और वाई का प्रोडक्ट कितना है 0, यहाँ पे एक्स और वाई का प्रोडक्ट कितना है 0, तो आंसर कितना आएगा 0, तो आंसर कितना है 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, सॉरी फोर्स कंजर्वेटिव है, फोर्स कंजर्वेटिव है, पाथ के इंडिपेंडेंट है, पाथ के इंडिपेंडेंट है। तो बेटा अगर इस तरह से करते हैं तो आंसर सी सीधे कितना आ जाएगा 0, आंसर ने सी सीधे कितना आ जाना है 0। बेटा यहाँ पे पुली, ये ब्लॉक लगा हुआ है, इसका मास है m, यहाँ पे धागा लगा हुआ है बेटा, इस धागे के इस एंड को एक आदमी यहाँ से यहाँ तक पुल करता है, एक आदमी यहाँ से यहाँ तक पुल करता है, ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। बेटा ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, एक आदमी a man pulls the thread horizontally, a man pulls the thread horizontally and slowly from A to B, from A to B, from A to B। बेटा ये थ्रेड की लेंथ है, ये थ्रेड की लेंथ है L, ये थ्रेड की लेंथ है L, ये थ्रेड की लेंथ है L। मुझे एक बार देख लीजिए डाटा प्रोडक्ट फ्रॉम A to B। बेटे पूरी फिक्स्ड है, ये पूरी फिक्स्ड है, ब्लॉक का मास है m, ब्लॉक का मास है m, तो ये 60 डिग्री ये 30 डिग्री बाय डिस्टेंस A to B, A to B का डिस्टेंस भी है L, A to B का डिस्टेंस भी है L, A to B का डिस्टेंस भी है L। The block moves up slowly. Find work done by man on thread। बेटा इसको a man pulls the thread horizontally and slowly from A to B। बेटा इस धागे की लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, ये 30 है, ये एंगल 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आदमी कितना वर्क करेगा वो निकालना है। ये क्वेश्चन कल किया था, आज दूसरे तरीके से दे रहा हूं। जो भी एग्जांपल्स आते हैं वो सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम पे एग्जांपल्स आते हैं।
तो बेटा एक बार देखते हैं नेट वर्क डन ऑन थ्रेड कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे ये थ्रेड है, ये थ्रेड है बेटा, थ्रेड पे इधर फोर्स पड़ेगी टेंशन, थ्रेड पे इधर फोर्स पड़ेगी टेंशन, इसको अपन ऐसे खींच रहे हैं, इसको अपन ऐसे लेके जा रहे हैं, इसमें फोर्स लग रही है ऐसे, इस पे इधर फोर्स लग रही है बेटा, इधर भी फोर्स टी लगेगी क्योंकि इसमें टेंशन टी है, इसमें टेंशन टी है, और ये मूव कैसे कर रहा है, फोर्स ऐसे लग रही है और ये फोर्स मूव कैसे कर रहा है, अपन ऐसे खींचेंगे, अपन ऐसे खींचेंगे बेटा, ये मूव ऐसे कर रहा है, तो वर्क डन बाय ये प्लस ये मिला के 0 आएगा। क्यों? इस पूरे थ्रेड मासलेस है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मासलेस है तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं आएगी, अगर इलास्टिक होता तो इसमें नेटवर्क डन नहीं हो सकता। तो पुली से यहाँ पे जो भी फोर्सेस पड़ रही है क्योंकि पुली रुकी हुई है, धागे पे नेटवर्क डन 0 कर रही है, तो इसका प्लस इसका वर्क डन मिला के 0 आएगा। तो इसका जितना वर्क डन आएगा इसका नेगेटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा। तो अपन देख सकते हैं, अपन देख सकते हैं यहाँ पे ये आदमी जो फोर्स F लगा रहा है, आदमी जो फोर्स F लगा रहा है, आदमी इस पे फोर्स F लगा रहा है और ये आदमी पे उल्टे लगा रहा है, तो ये आदमी पे उल्टे लगा रहा है, तो इसका मतलब ये आदमी वर्क कर रहा है, सिंपल सी बात है। इसका वर्क किस में जाएगा, इसका वर्क किसको मिलेगा, बेटे धागे को तो कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, इसका वर्क सरफेस को मिलेगा, तो ये क्या करेगा, उसकी पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो वर्क डन बाय मैन इज इक्वल टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल इन द ब्लॉक। तो बेटे अगर आप देखेंगे ये आदमी फोर्स ऐसे लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, आदमी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, आदमी एनर्जी लूज कर रहा है, तो एनर्जी किसको मिलेगी, धागे को नहीं मिलेगी, धागे को तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, धागे को पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी किसको मिलने वाली है, ब्लॉक को। तो इसकी वजह से ऊपर उठ रहा है, तो ब्लॉक को कितनी मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक को क्या मिलेगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन मैन इज इक्वल टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक। तो वर्क डन बाय मैन, वर्क डन बाय मैन इज इक्वल टू इंक्रीजिंग इज इक्वल टू increase in gravitation potential energy of man। तो अपन को देखना है कितना पर उठेगा, अपन को देखना है ये कितना पर उठेगा। तो इस डिस्टेंस को L लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना आएगा, तो बेटे कितना पर उठेगा, ये वाला डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, पहले धागे की लंबाई है, अब ये पॉइंट यहाँ पे L डिस्टेंस आ गया, तो धागे की लंबाई बढ़ जाएगी, तो ये लंबाई माइनस ये लंबाई, इतनी लंबाई आई है, तो बेटे ये हो गया L, ये हो गया L। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं, ये आइसोस ट्रायंगल की एंगल 30 है, तो ये भी 30 है, ये लेंथ L, ये लेंथ है, तो ये नई लेंथ कितनी हो जाएगी, L cos 30 प्लस L cos 30। तो इसका अपवर्ड शिफ्ट कितना आएगा, इसका अपवर्ड शिफ्ट कितना आएगा, तो शिफ्ट कितनी आएगी, शिफ्ट कितनी आएगी बेटा, L cos 30 प्लस L cos 30 माइनस L, तो ये आ जाएगा 2L cos 30 माइनस L। तो बेटा cos 30 कितना होगा, √3/2, तो cos 30 कितना होगा, √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2, तो ये आ जाएगा √3 - 1 into L। अब आपको चेक करना है ये वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बेटे वर्क तो पॉजिटिव आदमी जो कर रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो वर्क तो पॉजिटिव है, वो फाइनली एक बार चेक कर लेना चाहिए शिफ्ट। तो बेटे कितना आ जाएगा, ये वर्क यहाँ से निकालेंगे, ये वर्क यहाँ से निकालेंगे, इसकी इंक्रीजिंग ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितनी आएगी, इसकी वजह से ऊपर जा रहा है, तो बेटा अगर ये स्लोली जा रहा है तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल, क्योंकि अगर स्लोली नहीं जा रहा होता, अगर ये स्लोली नहीं जा रहा होता तो बेटा इसकी पोटेंशियल इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता, ध्यान रखिए, तो इसकी पोटेंशियल इंक्रीज करता और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करता। तो कितना आ जाएगा mg into √3 - 1 into L, mg √3 - 1 into L। तो मेरा वर्गुलर फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है, आप एसटी में लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लीजिए, हर जगह वर्क थ्योरम में लगना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपन के दो प्रिंसिपल्स हैं, एक मोमेंटम प्लस प्रिंसिपल और एक वर्क प्रिंसिपल, एक मोमेंटम प्लस प्रिंसिपल और एक वर्क प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया वो मैंने जानबूझ के आगे इसलिए रखा था क्योंकि वर्क एनर्जी करेंगे तो उसके सारे एग्जांपल्स इसमें भी लेंगे, उल्टा करने में एक बार हम कर चुके हैं, उल्टा करने में हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी में अब बेटा मैग्नेटिक फोर्स कितनी लेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क नहीं होता है, जब इम्पल्स मोमेंटम लेंगे तो दोनों जगह लगेगा, तो जब भी हम मैग्नेटिक में इम्पल्स मोमेंटम निश्चय लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती है, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क 0 होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क 0 होता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। फिर ये कल वाले एग्जांपल्स, ये बहुत कॉमन से एग्जांपल्स हैं, ये बहुत कॉमन से एग्जांपल्स हैं,
बेटा ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, बेटा ये मास एम है, ये मास एम है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कल ये कर रहा था, ये मास स्मॉल एम है, यहाँ पे स्प्रिंग टाइट नहीं है। अच्छा ये स्प्रिंग इसके साथ टाइट है, ये स्प्रिंग इसके साथ टाइट है। बेटा यहाँ पे स्प्रिंग को, बेटा यहाँ पे स्प्रिंग, block is in contact with spring, block is in contact with spring। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा गैप नॉर्मल आ जाता है, यहाँ पे एक मास m लगा हुआ है, सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट। अब मैं चाहता हूँ ये बिना सॉल्व किए कॉमन सेंस से आप निकालो, क्योंकि उसके लिए हमने वो सारा किया हुआ है। इसका सॉल्यूशन काफी लंबा चौड़ा पड़ता है, इसका सॉल्यूशन काफी लंबा चौड़ा पड़ता है। Video mass m e capital, the system is initially at rest, spring constant k, block m touches the spring, beta touches the spring है, fixed नहीं है। Now mass m is removed, now mass m is removed, now mass m is removed। Find the minimum value of mass, find the minimum value of m so that block m may lose contact with spring। तो बेटा ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, यहाँ पे नेचुरल रहते हैं, ये कितना आएगा m प्लस m डिवाइड के। अभी रेस्ट पे इसको हटाते ही मेन पोजीशन किधर शिफ्ट हो जाएगी, थोड़ा ऊपर, मेन पोजीशन किधर शिफ्ट हो जाएगी ऊपर, ये ऊपर चलना शुरू होगा, ये ऊपर चलना शुरू होगा, ये अगर नेचुरल को क्रॉस कर लेता है कांटेक्ट लूज हो जाएगा, तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा। ध्यान से रखना, कम से कम सॉल्व करने की टेंडेंसी नीचे, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाएंगे तो सॉल्व कम होगा। सॉल्व ज्यादा हो रहा है तो बेटा इस बारे में ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा देंगे तो सॉल्व कम होगा, अगर सॉल्व बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिल इन द ब्लैंक। और सबसे अच्छी चीज है, हम जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं वो प्रोसेस सॉल्व करने में लगाते हैं, कैसे नहीं सॉल्व करना उस पर लगाते हैं, बाकी चीजों पे लगाते हैं, उससे भी गड़बड़ होती है। तो ज्यादा दिमाग लगाना हमेशा काम पे ही ज्यादा दिमाग लगाना होता है, बाकी टाइप की दिमाग मत लगाओ, बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि आपकी एज में मेरा दिमाग कहाँ कहाँ ज्यादा लगता था मुझे पता है, बाकी सारी बातें नहीं बता सकता। बेटा हाँ, एक जगह मैं जरूर डिस्कस कर सकता हूँ बीइंग ए टीचर कि पढ़ने के लिए कैसे पढ़ना है, इसमें दिमाग बहुत लगाता था, पढ़ने में नहीं लगाता था। तो उसे बोलते प्लानिंग। मैं प्लानिंग के लिए मना नहीं कर रहा, बुरा नहीं कर रहा, बट अगर हर चीज एप्रोप्रिएट मात्रा में करोगे, प्लानिंग का जितना टाइम है उतना ही करोगे तो बढ़िया है। प्लानिंग को मैं निगेट इसलिए करता हूँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं। बच्चे क्या करते हैं 99% टाइम प्लान करते हैं, अरे 2-3% टाइम प्लान करना होता है, प्लानिंग अच्छी बात होती है, बिना प्लानिंग के रिडरलेसशिप है। बट अगर 900% प्लानिंग करते रहोगे तो काम कब करोगे? भाई दिमाग जितना जरूरी है उतना ही लगाना है। अभी कुछ प्रिय बच्चे तो इतना भी दिमाग लगाते नहीं सर को मैं पढ़ाना कैसे है, वो पढ़ने में नहीं लगाएंगे, सर हम ऐसे पढ़ाएंगे, सर ये करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, वो करेंगे। बेटा वो बड़ी फिल्म की बात होती है, ये सिर्फ सर तक ही लागू नहीं है, वो चीज इनफाइनाइट चीजों में लागू होती है। तो अभी बेटा आपको 3-4 महीने जो भी दिमाग लगाना है काम करने के लिए लगाना है, कैसे काम करते हैं तो हर क्वेश्चन को एनालाइज करना है, वहां पे दिमाग लगाना है। पढ़ेंगे कैसे उसको मत लगाइए, अभी किस चीज पे मत लगाइए बेटा, इट्स नॉट द टाइम।
बेटा आंसर देखना है m 2m 3m, तीन ऑप्शंस दे रहा हूं, m 2m 3m। बढ़िया, उतना ही है। कल का लास्ट बीच में क्वेश्चन नहीं डाल रहा था मैंने कहा बाद में पूछूंगा, पहले वो करा दूं, ऑब्जर्व करने से सॉल्व नहीं करा था मैंने कहा वो दोबारा पूछता हूँ। बेटा स्क्रीन काट के कराया था मैंने बीच में, वही क्वेश्चन दोबारा दिया। तो कहने का मतलब क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, प्रिंसिपल्स बहुत कम होते हैं, घुमा फिरा के वही दिया जाता है, घुमा फिरा के वही दिया जाता है। कॉन्सेप्ट तो मैं इसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ, इसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। तो स्प्रिंग ब्लॉक के क्वेश्चंस हमें कभी भी करने हो तो एसक्यूएल सबसे बढ़िया मेथड है, उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं ये ब्लॉक पड़ा हुआ है। बेटा इस मास को हमने हटा लिया, इस मास को हमने हटा लिया, इस मास को हमने हटा लिया। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। ध्यान से देखते हैं, इस मास को हटा लिया, यहाँ पे डिस्टेंस 0, तो ये इसको क्रॉस हुआ, तो बेटा ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये कितने आएगी लोअर एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसको क्रॉस नहीं करना, जस्ट ले लो, तो ये आ जाएगी अपर एक्सट्रीम पोजीशन। तो मेन पोजीशन कहाँ पे आनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए। मेन पोजीशन कहाँ पे आनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए। तो मेन पोजीशन इसकी यहाँ पे आनी चाहिए, मेन पोजीशन इसकी यहाँ पे आनी चाहिए। ध्यान रखना, इसको हटा दिया, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसकी मेन पोजीशन यहाँ पे आनी चाहिए। तो नेचुरल ये डिस्टेंस कितना आएगा mg बाय k, तो जो नॉन है पहले उसमें देखो mg बाय k, तो इसको यहाँ से मीन्स करेंगे तो जस्ट कॉन्टेक्ट लूज करेगा। तो इसका मतलब इसको रखने के बाद बेटा अगर ये सीधा यहीं पर रहता तो यहाँ तक रहता, वो भी डाले तो यहाँ पे आएगा। तो सब दिखाई दे रहा है, यहीं से सब दिखाई दे रहा है, m कितने के बराबर है m। अगर सिर्फ ये ब्लॉक हम रखते हैं काफी देर बाद बेटा यहीं पे आके रुकता, ये सिस्टम रेस्ट पे या इक्विलिब्रियम में, ये सिस्टम रेस्ट पे या इक्विलिब्रियम में। तो अगर सिर्फ m रहता तो यहाँ पे रहता, हम 2m डालते तो यहाँ पे आके रुकता, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होती, तो 2m की ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होती, m की ये होती। अगर m को हटाते तो एक्सट्रीम पोजीशन बनती, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पे जस्ट जंप मारता, जस्ट ये जंप मारता। मेरे वैसे लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, देखो मेंस के क्वेश्चंस है तो मैं एक एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता हूँ, उसके आगे जाना बेकार है क्योंकि उसके आगे दुनिया में कोई भी मेंस पे क्वेश्चंस नहीं देगा। बेटा ये टेबल है, ये टेबल है, ये पुली है, एक धागा यहाँ से हॉरिजॉन्टल है, इसमें एक स्प्रिंग जा रहा है और ये सिस्टम इज रिलीज्ड विद स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड, सिस्टम इज रिलीज्ड विद स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड, सिस्टम इज released with spring unstressed. Find the maximum displacement of block downwards. Find the max displacement of block downwards. इसको डायरेक्टली कर सकते हो, या मैंने स्प्रिंग ब्लॉक में इक्वल स्प्रिंग की पोजीशन चेंज करने का भी एक तरीका बताया था, तो जिसको वो लगाना है वो लगा सकता है, बट इसको डायरेक्टली करके देखिए। बेटा रेस्ट टू रेस्ट, रेस्ट टू रेस्ट, ये रेस्ट में नीचे जाएगा, स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, मेन पोजीशन पे आएगा, ये एसचेम करेगा, ये एसचेम करेगा। अगर आपको पता है ये एसचेम करेगा तो आपको सीधा क्या करना है, मेन पोजीशन निकालनी है, और एक्सट्रीम सबसे बड़ी मेथड रेस्ट पे है ना, तो आपको जस्ट इसकी मेन पोजीशन निकालनी है। तो यहाँ पे टी, यहाँ पे टी टी टू टी, तो अगर एक्स नीचे जाता है तो इसमें टेंशन बढ़ेगी,
kx, इसमें टेंशन बढ़ेगी 2kx, तो 2kx mg के बराबर आना चाहिए। तो अगर ये x से नीचे जाता है, ये x से नीचे जाता है, अगर ये x से नीचे जाता है, ये x से नीचे जाता है, बेटा यहाँ पे लंबाई बढ़ेगी x, यहाँ पे बढ़ेगी x, तो स्प्रिंग की लेंथ कितनी बढ़ेगी, स्प्रिंग की लेंथ कितनी बढ़ेगी, ध्यान से करना है इसको, ध्यान से करना है। तो शॉर्टकट के लिए मैसेज जो कि शॉर्टकट हो, वो दिखने में बहुत हाजी जैसी जैसी लगते हैं, बट फैशनेबल, बट दे आर ऑल प्रैक्टिकली ऑल मनी एंड नो यूज। बेटा mg by k होगा, एक मिनट देखता हूँ, नहीं mg मैं गलती कर सकता हूँ, मैं देख लेता हूँ, शायद mg by k नहीं होगा। बेटा एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मैं ये लेता हूँ, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, बेटा अपर एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये x से नीचे जाएगा तो मेन पोजीशन पे आएगा, तो इसमें कितना जाना है 2x, फाइंड द मैक्स डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स, तो एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम, तो मैक्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो x से इधर गया, अगर ये x से इधर गया, इधर लंबाई x बढ़ेगी, हाँ बेटा ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग की लंबाई बढ़ सकती है, अगर धागा होता मैं खुद कंफ्यूज हो गया, धागा होता तो लंबाई तो रुका ही देता, बेटा इसको करेंगे स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी, तो यहाँ से बेटा यहाँ पे x लेंथ बढ़ जाएगी, x बढ़ जाएगी, तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी 2x, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी 2x, तो इसमें टेंशन आएगी 2kx, तो इस पे अपवर्ड फोर्स आएगी बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, डाउनवर्ड फोर्स कितनी आएगी mg, और ऊपर कितनी आएगी 4kx, ऊपर कितनी आएगी 4kx, क्योंकि x से नीचे जाएगा, यहाँ पे लंबाई x बढ़ेगी, यहाँ पे x बढ़ेगी, तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि धागे की लंबाई नहीं बढ़ सकती, तो स्प्रिंग की लंबाई 2x से बढ़ेगी, तो स्प्रिंग में टेंशन 2kx से बढ़ेगी, स्प्रिंग में 2kx से बढ़ेगी, तो इस धागे में 2kx से बढ़ेगी, यहाँ पे कितने से बढ़ेगी 4kx, तो इस पे अपवर्ड फोर्स कितनी होगी 4kx, तो बेटा ये x कितना आ जाएगा, ये x कितना आ जाएगा mg by 4k, तो x कितना आ जाएगा mg by 4k, तो इसने और कितना चलना है आगे x, तो आंसर कितना आएगा 2x दैट विल इक्वल टू mg by 2k, बेटा एक जगह थोड़ी सी गड़बड़ हो गई होगी, हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन एक बार और फिर से देता हूँ, क्योंकि इसमें बाकी चीजें सारी हैंडल हो जाएंगी, स्प्रिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, स्प्रिंग के इसमें थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ स्प्रिंग की, क्योंकि डरने सबसे ज्यादा स्प्रिंग में लगता है, एक्चुअली डरने की इसमें कोई भी बात नहीं है। बेटा सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये मास्टर्स पुलिस है, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज released from rest with spring unstressed, with spring unstressed, find max displacement, find max displacement, find max displacement, find max displacement, find max displacement of block, बेटा इसको कीजिएगा, मैं एक मिनट block downwards, बेटा रेस्ट में इसको छोड़ा है,
तो बेटा यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये x से नीचे जाएगा, ये x से नीचे जाएगा, तो बेटा उल्टा करके देखते हैं, अगर ये x से नीचे जाएगा तो इसमें नंबर बढ़ेगी 2x, या इसको देखो एक बार कितना जाएगा नीचे बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक बार चेक करके देखिएगा। बेटा अगर सारी जगह धागे लगे तो कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं, ये अगर x से नीचे जाएगा तो बेटा यहाँ पे x बढ़ेगा, यहाँ पे x बढ़ेगा, अगर ये x से नीचे जाएगा तो यहाँ पे x बढ़ेगा, यहाँ पे x बढ़ेगा, तो इस पॉइंट को नीचे आना पड़ेगा 2x से, इस पॉइंट को नीचे आना पड़ेगा 2x से, तो बेटा इसका बढ़ेगा 4x, इसका बढ़ेगा 4x। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हिंट क्या करना है, ये अगर x से नीचे जाता है, ये पूरी x से नीचे जाएगी, यहाँ पे लंबाई बढ़ेगी x, यहाँ पे बढ़ेगी x, यहाँ से नहीं बढ़ सकती, तो इसको कितना नीचे आना पड़ेगा 2x, ये अगर 2x से नीचे आएगा तो यहाँ पे x बढ़ेगा, क्योंकि ये धागे की लंबाई नहीं बढ़ सकती, जो भी बढ़े स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगी, तो ये x से नीचे आएगा, इसको 2x से नीचे आना होगा, अगर ये 2x से नीचे आएगा, सॉरी ये x से नीचे आएगा तो यहाँ पे x बढ़ेगा, यहाँ पे x बढ़ेगा, 2x से बढ़ेगा, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, तो धागे स्प्रिंग की लंबाई कितनी बढ़ेगी 4x। तो अगर ब्लॉक यहाँ से, तो बेटा ये लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ये लेते हैं मेन पोजीशन, ये यहाँ से x से आता है, तो बेटा ब्लॉक पे डाउनवर्ड फोर्स होगी mg, इसकी लंबाई बढ़ेगी 4kx, इसकी लंबाई बढ़ेगी बेटा 4x, तो इसमें टेंशन बढ़ेगी 4kx, तो इसमें बढ़ेगी 4kx, इसमें बढ़ेगी 4kx, इसमें कितनी बढ़ेगी 8kx, इसमें कितनी बढ़ेगी 16kx, इसमें कितनी बढ़ेगी 16kx। देख लेना कहीं गलती तो नहीं कर रहा बेटे, x से नीचे जाएगा, ये कितने जाएगा 2x, इसमें बढ़ेगी 4x, तो यहाँ पे टेंशन बढ़ेगी 4kx, इसमें टेंशन बढ़ेगी 4kx, तो इसमें टेंशन बढ़ेगी 8kx, इसमें टेंशन बढ़ेगी 16kx, तो इसमें टेंशन कितनी रहेगी 16kx, इसमें टेंशन कितनी रहेगी 16kx, तो x कितना आ जाएगा mg by 16k, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी into 2, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी into 2। तो बेटा जहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक के प्रोसेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, नहीं तो वर्क की थ्योरम लगाएंगे तो बेटा इट्स सिंपली हॉरिबल, इट्स सिंपली हॉरिबल। सॉल्व 6 मिनट बाकी बचे, सॉरी कौस्तुभ 6 मिनट बाकी बचे हैं बेटा। बेटा मैं एक दो डीपी से अपलोड कर देता हूँ, एक शायद अपलोड कर देता हूँ डीपी, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बेटा शाम को जिसको भी आना है वहाँ पे 6 बजे आके, बेटा सेमीकंडक्टर्स की क्लास चल रही है, सेमीकंडक्टर्स की क्लास चल रही है, वो वीडियोस मैं कल अपलोड कर पाऊंगा, आज नहीं कर पाऊंगा, वो कल की वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, मैं आज का भी करना है मुझे, तो दोनों वीडियोस जिस बच्चे नहीं देख पाए हैं उनके लिए वो वीडियोस मैं कल रात को ही अपलोड करने शुरू करूंगा, क्योंकि आज क्लास के बाद मुझे फिर निकलना है कल क्लास पे। बेटा परसों सुबह क्लास नहीं है ना, हाँ मुझे एक बार बताना बेटा, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, परसों टेस्ट है क्या? नहीं बेटा कल टेस्ट है, टेस्ट कब है? कल है ना, हाँ कल शाम को क्लास लूंगा, कल सुबह नहीं है क्लास, क्योंकि मैं आज रात को निकलूंगा, कल दोपहर तक आ जाऊंगा वापस, कल टेस्ट है ना, ठीक है बेटा। तो बेटा शाम को सेमीकंडक्टर फिजिक्स की क्लास है, बेटा आ जाएगा, जिसकी भी कल क्लास मिस हुई है वो वीडियो लेक्चर में कल रात को देख सकता है, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। या सिर्फ एक बार बैंड डायग्राम्स पढ़ लेना, बैंड डायग्राम्स पढ़ लेना, होल्स के हैं, इलेक्ट्रॉन्स के हैं, बस इतना पढ़ लेना। तो बेटा अभी बेटा मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। और प्रथमेश बुझ, प्रथमेश और प्रथमेश, हाँ शाम को बिटवा, प्रथमेश इवनिंग इवनिंग, कृष्णा नाम देख लो सारे, कृष्णा मम्मा से पूछ के आना, बेबी
बेटा हर्ष कौन सी क्लास का? एक मिनट, ये जो हर्ष, हर्ष बेटा, बेटे कोई शक्ल देखा आपने? बेबी कैमरा है क्या? कृष्णा, हर्ष, यार मेरी मेमोरी थोड़ी वीक हो गई है, एक मिनट, सॉरी यार प्लीज, अगर कैमरा है तो। कृष्णा बेटा शाम को आना 6 बजे कबरा नगर, है ना? मामा से पूछ के, मामा की परमिशन, पापा की परमिशन लेके आना, मतलब मेरे बोलने से नहीं। हर्ष बेटा एक बार अपनी शक्ल तो दिखाना मुझे, मैंने तो शर्म आ रही है सबके सामने पूछने में कौन से बैच से हो। बेटा शर्मिंदा मत कर, मुझे पूछना पड़ेगा डायरेक्टली, वो पता नहीं मैं बात बोल नहीं पा रहा। हाँ सर। हाँ बेटा हर्ष कहाँ पे गया? हर्ष कहाँ पे गया? एक मिनट में देखता हूँ। अरे हाँ बेटा, सर्कल 2 से हो ना? हाँ सर। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे यही डाउट पड़ रहा था, क्योंकि मतलब आप लोग की मर्जी को आप, मैं बोल नहीं सकता ना डायरेक्टली, हाँ वो इसलिए मैं सॉरी, मुझे डाउट लगा कि कहीं मैंने पहले एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ। ओके बाय। ओके सर। ओके बाय। ठीक है बेटा, साइन ऑफ करता हूँ।